वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल फ्लो इन वेयरहाउस में वेरिफिकेशन रिसीविंग के बारे में, मटेरियल रिसीविंग के बारे में। सेकंड टॉपिक जो अपना आता है वो है मटेरियल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम लोग उसकी सत्यता को चेक करें, हम लोग उसे वेरीफाई करें। किसके अगेंस्ट? वेंडर लिस्ट के अगेंस्ट। मटेरियल परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, कि जो मंगाया था वही आया है कि नहीं आया है, जहाँ से मंगाया था वहीं से आया कि नहीं आया है। उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या मतलब कि जितना मंगाया था उतना आया है कि नहीं आया है। अगर कम है तो उसकी भी कंप्लेंट जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल आ गया है तो उसकी भी कंप्लेंट जाती है। थर्ड, उसकी क्वालिटी के, कि जिस कैटेगरी का मटेरियल हमने मंगाया था, जिस फार्माकोपियल स्टैंडर्ड का मंगाया था, वही हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि उसका जो कंटेनर है वो इंटैक्ट है कि नहीं। अगर वो इंटैक्ट नहीं है, इट मीन्स उसमें डैमेज हुआ है, वो सब तक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया हो जिससे वो कॉन्टामिनेट हो चुका हो। इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें वेरीफाई करते हैं जो हम लोग वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए मटेरियल वेरिफिकेशन का। जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल को वेरीफाई करना, मटेरियल की सत्यता को वेरीफाई करना कि क्या आया है, कैसा आया है, ये सब। अब इसका प्रोसीजर समझिए धीरे धीरे। सबसे पहले जब भी मटेरियल रिसीव होता है तो वेयरहाउस पर्सन जो है वो उसके पैक को चेक करता है। पैक किसके लिए? इंटीग्रिटी के लिए। कि अगर वो मान लीजिए ये एक कंटेनर है, अब इसके अंदर एक पॉलीबैग में या फिर एक और कंटेनर में मेरा मटेरियल आया हुआ है। अब कहीं से मेरा ये कंटेनर डैमेज है, तो ऐसा तो नहीं कि वो जो डैमेज है उसने प्राइमरी पैकिंग को भी डैमेज किया हो। प्राइमरी मतलब जो मेरे मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कहीं वो भी तो डैमेज नहीं है। अगर ये भी डैमेज है, इट मीन्स मेरा मटेरियल कॉन्टामिनेटेड है। बट इन दिस इफ़ इन केस ये डैमेज सिर्फ सेकेंडरी पैकिंग यानी कि बाहरी पैकिंग को है, तो हम लोग ये कहते हैं कि मटेरियल कॉन्टामिनेट नहीं हुआ है, इसलिए ये एक्सेप्ट हो सकता है, बट हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ये मटेरियल का कंटेनर है, इसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, उस पर उस मटेरियल का नाम होगा, उसका सोर्स होगा, कहाँ से आया है, और उसका ग्रेड होगा। इसके अलावा उसकी क्वांटिटी होगी। अब ये क्वांटिटी भी 3 तरीके से होती है: नेट क्वांटिटी, ग्रॉस और टेयर। अब हमें यहाँ पे ये तीनों सारी चीज़ें चेक करनी, मतलब मटेरियल का नाम क्या है, वो कहाँ से आया है मतलब वेंडर सोर्स, ग्रेड क्या है मतलब उसका फार्माकोपियल स्टेटस क्या है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वो 25 केजी का कंटेनर है, 50 केजी का कंटेनर है, 100 केजी का कंटेनर है, ये चीज़। अब इसमें ग्रॉस का क्या मतलब है? इंटरनल मटेरियल, यानी कि मेरा जो नेट कंटेंट है वो प्लस जो मेरे कंटेनर का वेट है। जैसे मान लीजिए 25 किलो मेरे पास मटेरियल है और 5 किलो मेरा कंटेनर का वेट है, तो मेरा ग्रॉस वेट हो जाएगा 30 केजी। अब इसमें से जो 25 है ये हो जाएगा मेरा नेट वेट, और ये जो 5 है 5 केजी, ये हो जाएगा मेरा टेयर वेट। तो हमें इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करना है। अब इन सभी को हम लोग एक चेकलिस्ट में रिकॉर्ड भी करते हैं। अब ये चेकलिस्ट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है कि वेंडर ने क्लेम कितना किया है, जैसे क्लेम नेट वेट या क्लेम ग्रॉस वेट, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कंटेनर को ओपन नहीं कर सकते। क्लेम ग्रॉस और हमें ऑब्जर्व्ड कितना है ग्रॉस।
अब जैसे मान लीजिए क्लेम वेट है 30 kg और मेरा ऑब्जर्व्ड वेट है 29 kg। इट मीन्स मेरा 1 kg ऑफ मटेरियल लॉस हो गया, क्योंकि हम टेयर वेट में उसने 5 किलो क्लेम किया, हम उतना ही मानेंगे, भले वो कम हो या ज़्यादा हो, हम 5 किलो ही मानेंगे उसे। अब यहाँ पे मेरा 25 किलो नेट वेट दे रहा है, यहाँ पे आगे मेरा 24 किलो नेट वेट, डैट मीन्स 1 kg ऑफ मटेरियल हैज़ बीन लॉस्ट। इसके अलावा कंटेनर की जहाँ पे भी लिड होगी, मतलब ढक्कन लगा होगा या कंटेनर का क्लोजर होगा, वहाँ पे एक सील लगी होगी, उस सील की इंटीग्रिटी को भी वेरीफाई किया जाता है। अगर इस सील पे नंबर है, वैसे तो होना ही चाहिए, इस सील पे एक नंबर, सील नंबर कहते हैं, वो अवेलेबल होना ही चाहिए। बट अगर नहीं भी है तब भी उस इन दैट केस हमें सील की इंटीग्रिटी वेरीफाई करनी चाहिए कि सील कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर हमें सील डैमेज मिलता है तो हमें प्राइमरी पैक की भी सील को चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सील डैमेज है इट मीन्स मटेरियल के साथ टेम्परिंग करी गई है, मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अब ये तो हुआ मटेरियल को हम लोग कैसे सिर्फ मटेरियल को वेरीफाई कर रहे हैं। अब उसके वेंडर सोर्स को कैसे वेरीफाई करते हैं? मैंने आपको बताया कि हम लोग उसके सोर्स का नाम चेक करते हैं। अब उसको हम लोग वेरीफाई कहाँ से करते हैं? स्टोर में एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट अवेलेबल होती है। इस अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में वेंडर का नाम, उसका एड्रेस और वो किस मटेरियल के लिए अप्रूव्ड है, ये सब दिया होता है। अब हमें यही चीज़ चेक करनी होती है। मान लीजिए हमारे पास अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में ए वेंडर है जो कि एक्स एड्रेस से आता है और वाई मटेरियल के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन मेरे पास ए वेंडर से ही, एक्स एड्रेस से ही कोई जेड मटेरियल आ जाए, इट इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर दिस वेंडर, तो हमें वो चीज़ रिसीव नहीं करनी है। सेकंड, अगर मेरा यही वाई मटेरियल किसी बी सोर्स से आ जाए, सी एड्रेस से आ जाए और मटेरियल वाई ही है, बट क्योंकि मेरा ये वेंडर अप्रूव्ड नहीं है तो हम ये इस मटेरियल को रिसीव नहीं कर सकते हैं अनटिल और अनलेस क्यूए इसे अप्रूव ना करे। देयर आफ्टर फिजिकल वेट वेरिफिकेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं? मैंने आपको बताया कि ग्रॉस और नेट वेट को चेक किया जाता है। अब ये इसका क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं? मान लीजिए मेरे पास 100 कंटेनर आए। अब मेरे पास सबसे पहले समझिए कितने प्रकार के मटेरियल आ सकते हैं। मेरे पास आ सकता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेरे पास आ सकता है एक्सिपिएंट, अब ये फंक्शनल हैं, नॉन फंक्शनल हैं, वो अलग चीज़ है। देयर आफ्टर मेरे पास प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आ सकता है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आ सकता है या टर्शरी पैकिंग मटेरियल आ सकता है। ये मेरे पास कॉमन आइटम्स हैं जो कि वेयर हाउस में रिसीव होते हैं। अब उसमें जो रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है उसमें क्या है कि इनके 100% कंटेनर्स वेरीफाई होने चाहिए। इसका क्या मतलब? अगर मेरे पास 100 कंटेनर्स आए हैं तो मुझे फिजिकल वेट यानी कि फिजिकल ग्रॉस वेट 100 के 100 का वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा सभी की मुझे सील इंटीग्रिटी, सभी का मुझे बैच नंबर, ये सब वेरीफाई करने चाहिए। क्यों? मान लीजिए इन 100 में से 50 एक बैच के हैं, 50 दूसरे बैच के हैं, इट मीन्स मेरे पास 2 लॉट रिसीव हुआ है और इससे मैं एक रिसीविंग में नहीं, मुझे 2 रिसीविंग या फिर 2 चेकलिस्ट अलग अलग भरनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा आया है, जैसे मुझे 100 किलो की रिक्वायरमेंट थी मेरे
उस वेंडर के थ्रू जो मटेरियल मुझे रिसीव हुआ ड्यूरिंग वेरिफिकेशन वो ऑब्जर्व हुआ 101। इट मीन्स देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि 1 किलो मटेरियल मेरे पास एक्स्ट्रा आया हो, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि मेरा ये जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 kg की है वो मुझे फुलफ़िल हो रही है। बट यही अगर 99 kg आएगा इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस केस में मुझे वेंडर को इंटीमेशन देना होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में यह रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं हो सकता है कि 1 किलो मटेरियल वेंडर ने या फिर ट्रांसपोर्टेशन में टेम्पर हुआ हो। इस चीज़ को हमें वेरीफाई इनवॉइस से भी करना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 100 kg है, इनवॉइस क्वांटिटी 99 kg है, इट मीन्स वेंडर ने मुझे 99 kg ही मटेरियल प्रोवाइड कराया है। 1 किलो मटेरियल अभी उसके पास शॉर्ट है, वो मुझे हो सकता है बाद में भेजे या फिर उसने उसको अलग इनवॉइस पे किया होगा। बट अगर वेंडर के इनवॉइस में 100 किलो है बट ऑब्जर्व मुझे 99 है, इट मीन्स मेरा 1 kg ऑफ मटेरियल हैज़ बीन टेम्पर्ड या फिर उसे चोरी किया गया है। वंस द मटेरियल हैज़ बीन वेरीफाइड एट द वेयर हाउस, हम लोग इसे ट्रांसफ़र करते हैं अंडर क्वारंटीन एरिया। अब यहाँ से हमारा मटेरियल फ्लो में 3rd चैप्टर मटेरियल स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है। अंडर क्वारंटीन का क्या मतलब है? यहाँ पे मेरा मटेरियल जो रिसीव हुआ है इट नीड टू बी एनालाइज्ड, इट नीड टू बी सैम्पल्ड। अंडर क्वारंटीन का मतलब अभी ये मटेरियल मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सही है या नहीं है। अंडर क्वारंटीन में ट्रांसफ़र करने से पहले एक उस पर लेबल लगाया जाएगा जिस पे क्वारंटीन या फिर अंडर क्वारंटीन लिखा होगा। अब इसमें क्या क्या होगा? मटेरियल का नेम, मेरा GRN नंबर, गुड्स रिसिप्ट नंबर, 3rd उसका AR नंबर, फिर बैच नंबर, वेंडर और उसका एड्रेस, देन कंटेनर नंबर। कंटेनर नंबर का क्या मतलब? अगर मान लीजिए मेरे पास 100 कंटेनर्स आए हैं तो ये 1 of 100 है या 100 of 100 है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन इसमें डाली जाती है, जैसे उसका फार्माकोपियल ग्रेड, ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये सब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। उस मटेरियल की बेसिक इन्फॉर्मेशंस ये उसमें आनी चाहिए। वंस एक बार मटेरियल मेरा अंडर क्वारंटीन पहुंच गया तो अब ये जो GRN है यानी कि गुड्स रिसिप्ट नोट, इसको हम लोग QC में देते हैं एज एन इंटीमेशन फॉर एनालिसिस, नहीं पहले सैम्पलिंग, इंटीमेशन फॉर सैम्पलिंग। वंस QC पर्सन रिसीव्ड दिस GRN और इंटीमेशन फॉर सैम्पलिंग, उसके बाद वो सैम्पलिंग परफॉर्म करता है। सैम्पलिंग के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। एक बार जब मेरा मटेरियल सैम्पलिंग परफॉर्म हो जाती है तो इस पे अंडर क्वारंटीन पार्ट को छुपा के इसके ऊपर एक लेबल और लगेगा जिस पे रहेगा अंडर टेस्ट, और जिस भी कंटेनर से मेरा मटेरियल सैंपल किया गया है उस पे एक और लेबल लगेगा सैंपल्ड। अब इस अंडर टेस्ट का क्या मतलब है कि ये मटेरियल अब अंडर टेस्ट में है, अंडर क्वालिफिकेशन में है। और इस सैंपल्ड का मतलब क्या है कि जिस भी कंटेनर पे सैंपल्ड का लेबल लगा होगा वो उसमें से सैम्पलिंग परफॉर्म करी गई है। अब इसके बाद QC अपनी एनालिसिस परफॉर्म करता है
वो एनालिसिस परफॉर्म करेगा एज पर स्पेसिफिकेशन। अब जब एक बार मटेरियल मेरा इस स्पेसिफिकेशन से क्वालिफाई करता है, कंप्लाई करता है, तो यहाँ पे एक और लेबल लग जाएगा, QC उसे रिलीज करेगा और इस पे एक लेबल लग जाएगा अप्रूव्ड का। अब इस अप्रूव्ड लेबल पे एक और होगा इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ रिलीज, रिटेस्ट डेट एंड रिलीज्ड बाय, कि उसे किसने रिलीज किया है या किसने उसकी एनालिसिस परफॉर्म करी है। इसका मतलब क्या है कि किस डेट पे उस मटेरियल को रिलीज किया गया बाय QC। रिटेस्ट डेट का क्या मतलब है कि इस डेट से पहले इस मटेरियल की रिटेस्टिंग दोबारा हो जानी चाहिए या इस डेट को भी उस मटेरियल की रिटेस्टिंग परफॉर्म हो जानी चाहिए। इट मीन्स इस डेट को जब भी जैसे मान लीजिए आज 4 अगस्त 2024 है, तो अगर किसी भी मटेरियल पे रिटेस्ट डेट 4 अगस्त 2024 लिखी हुई है, तो वो फिर से इस प्रोसीजर से, मतलब वो पहले क्वारंटीन में जाएगा, फिर उस पर अंडर क्वारंटीन लेबल लगेगा, उस पर अंडर टेस्ट का लेबल लगेगा, सैम्पल्ड हो, उसकी सैम्पलिंग होगी, देन उसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर अप्रूव किया जाएगा। ये होता रहेगा अनटिल इट्स शेल्फ लाइफ और वो कंज्यूम ना हो जाए, तब तक मेरा ये उस पर फ्लो होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जब तक ये सारा प्रोसेस होगा मेरा मटेरियल अंडर क्वारंटीन एरिया में ही होगा। अंडर क्वारंटीन एरिया से सबसे पहले मेरा मटेरियल ट्रांसफ़र होता है सैम्पलिंग एरिया में। सैम्पलिंग एरिया वो जगह है जहाँ पे QC पर्सन उसकी सैम्पलिंग करता है। अब ये सैम्पलिंग जो है, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है कि 100% सैम्पलिंग होनी ही चाहिए किसी भी मटेरियल की, ख़ास तौर पे API की, एक्सिपिएंट की और PPM की, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की 100% सैम्पलिंग होनी चाहिए। इसमें से 100% जब भी सैम्पलिंग होती है तो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी मेरा कंप्लीट एनालिसिस के लिए रहती है, जबकि अगर 100 कंटेनर हैं, मतलब 100 कंटेनर्स हैं, तो हर एक कंटेनर से, कंटेनर नंबर 1, 2, 3 अप टू 100 से मुझे एक कंपोजिट सैंपल बनाना है। वो कंप्लीट एनालिसिस के लिए होगी। हर एक से एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी अलग से लेनी है। वो किस लिए होगी? आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान सुनिश्चित करना। कैसे होती है? ये बाई IR और बाई एनी अदर मेथड हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो IR है, TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC और अदर मेथड्स जो भी हैं, एज पर उसकी मोनोग्राफ और एज पर स्पेसिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है। Once this sampling has been performed, material is transferred to under test area. अब इस एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे रखा हुआ मटेरियल अभी अंडर एनालिसिस है, वो रिलीज नहीं हुआ है। अब एक बार अगर ये मटेरियल मेरा QC रिलीज हो जाता है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है अप्रूव्ड एरिया में, और अगर यही मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है तो इसको रिजेक्टेड एरिया में अंडर लॉक एंड की रख दिया जाता है। रिजेक्टेड एरिया का मतलब
कि यहाँ पे रखा हुआ मटेरियल मेरा क्यूसी टेस्टिंग में फेल हो गया है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द यूसेज, और इसको हमें रिजेक्ट या फिर रिटर्न करना चाहिए। एक बार जो मटेरियल मेरा अप्रूव्ड एरिया में ट्रांसफ़र हो गया, वो मैं यूज कर सकता हूँ फॉर आवर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ तक तो हमने समझा कि मटेरियल का फ़्लो कैसे होता है। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें जहाँ पे भी मटेरियल को हम प्लेस कर रहे हैं, जैसे क्वारंटीन हो, अंडर टेस्ट हो, या फिर मेरा अप्रूव्ड एरिया है या फिर रिजेक्टेड एरिया है, वहाँ की मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे स्पेसिफाई करना होता है लोकेशन को। लोकेशन का क्या मतलब है? कंसिडर दिस इज ए रैक या अलमारी या फिर सिंपल कैबिनेट कह दीजिए। अब इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक। अब इस कॉलम को मैंने कहा ए, इस कॉलम को मैंने कहा बी। तो इस कॉलम की इस रो का मतलब ए की जो ग्राउंड टचिंग है उसको मैंने नाम दे दिया A1, इसको दिया A2, इसको दे दिया A3। इसी तरीके से नेक्स्ट B1, B2, B3। रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक लोकेशन, यानी कि अगर मैं A1 की बात करूं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही मटेरियल, जैसे मान लीजिए X मटेरियल है, X मटेरियल का भी Y लॉट है, वही प्लेस होना चाहिए। बट इन केस X का Z बैच भी है मेरे पास और Y का सिर्फ एक ही कंटेनर है और Z का भी एक ही कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बट बीच में मुझे सेग्रीगेशन एक रखना पड़ेगा। सेग्रीगेशन किस लिए? सो दैट एक इजी आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि मेरा X का Y बैच ये है और X का Z बैच ये है। इसके अलावा एक टेम्परेचर एंड RH, यानी कि उस रूम की जहाँ पे भी मेरा मटेरियल रखा गया है वहाँ का मुझे टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी मेंटेन एंड मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है कि ये टेम्परेचर हमेशा लेस देन 25 होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च बताती हैं कि जो टेम्परेचर है 25 से 35 का, यानी कि 25 से 35 के बीच में मेरा माइक्रोबियल फ्लोरा सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। सबसे फेवरेबल कंडीशन है ये 25 से 35, और उसमें भी अगर ह्यूमिडिटी मेरा 60 से 75 के बीच में रहती है तो इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल फ्लोरा। इसीलिए रेगुलेटर्स की एक्सपेक्टेड है कि 25 डिग्री से टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 60, बट इट इज़ ओनली द रेगुलेटर्स एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा भी उस कंट्री की या उस लोकेशन की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 क्यों? क्योंकि 60 से 75 मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बनाती है फॉर द माइक्रोबियल फ्लोरा। इसके अलावा अगर ये रूम की वॉल है, मान लीजिए ये रूम की वॉल है, तो मेरा मटेरियल शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट विद अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेज फ्रॉम द वॉल। ये रैक एटलीस्ट 6 इंच की दूरी पे होना चाहिए फ्रॉम द वॉल। रीज़न क्या है? ये जो वॉल है इसकी जो नियरेस्ट लोकेशन होती है यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, या ये कहें कि यहाँ पे जो है मेरा एयर का फ्लो नहीं होता। अगर मेरा मटेरियल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो वो अपनी वहाँ पे मॉइस्चर गेन हो सकता है और वहाँ पे माइक्रोबियल फ्लोरा ग्रो कर सकती है। इसीलिए एटलीस्ट 6 इंचेस का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि
उससे क्या है कि मेरा जो एयर का फ्लो है वो मेंटेन रहे। हर रैक का, हर स्टोरेज कैबिनेट का एक लोकेशन, जैसे मैंने बताया था, एक लोकेशन आइडेंटिफाई होता है। उसके अलावा हर रैक के साथ एक लोकेशन चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। इस लोकेशन चार्ट पे मेरा क्या क्या होना चाहिए? लोकेशन का नंबर, लोकेशन की आईडी, वहाँ पे मटेरियल क्या रखा गया है, उसका एआर क्या है और उसकी रिटेस्ट डेट क्या है। इसके अलावा अगर एक्सपायरी डेट भी आप मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है। एटलीस्ट ये 3 इन्फॉर्मेशन, उस मटेरियल का नाम, उसका एआर नंबर और उसका रिटेस्ट डेट, ये उस लोकेशन आईडी पे, उस लोकेशन चार्ट पे अवेलेबल होना ही चाहिए। ये रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और आरएच, बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल एंड टर्शरी पैकिंग मटेरियल। इस केस में मुझे टेम्परेचर आरएच की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसे विदाउट कंट्रोलिंग भी रख सकते हैं, बट एटलीस्ट टेम्परेचर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है बट नॉट ए मैंडेटरी एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा जो मेरे लेबल्स हैं, कलर है, फ्लेवर्स हैं, या प्रिजर्वेटिव्स हैं, या अगर कोई नारकोटिक ड्रग है, हम कहेंगे एक्साइज बॉन्डेड मटेरियल है, तो उनको अलग से अंडर लॉक एंड की सेपरेट कैबिनेट में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे अगर एक दूसरे में मिक्स हो गए तो बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मटेरियल फेल हो जाए। नार्कोटिक के केस में ये जो है इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये इट शुड नॉट बी इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन। ये हमेशा कंट्रोल्ड होना चाहिए, इसका फ्लो हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑफ दैट कंट्री। लाइक इन इंडिया एक्साइज में आपके आते हैं नार्कोटिक्स, ओपियोइड्स, इथेनॉल, ये सारे आपके एक्साइज बॉन्डेड होते हैं। एक और रिक्वायरमेंट है स्टोरेज एरिया की, दैट इट शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड इट्स क्लीनलीनेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड। मतलब वो एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए, उसकी क्लीनिंग का रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए और वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए फॉर द क्लीनलीनेस। अब इस क्लीनिंग की रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि जैसे ये रैक है, मैंने आपको बताया, फिर ये रो है और ये कॉलम है, ये इस लोकेशन पे कोई अगर मटेरियल रखा है तो यहाँ पे कुछ डस्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज क्लीन। So friends, for today we wind up here, giving you information about the material flow in the warehouse, specifically considering the topic of the material verification and its storage. In the next topic we shall review about the material dispensing, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो सबसे मेजर टॉपिक हैं वो होता है उसका कैसे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कब कौन से मटेरियल को डिस्पेंस करना है या उसका फ्लो कैसे होना चाहिए, यानी कि फीफो या फैफो, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इट शुड बी ए ग्रेट लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।